Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kalamakam Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic, as we already know that the weather is changing, the COVID-19 can turn its back towards us. So it's your duty to save yourself and keep safe your loved ones. ठीक है. और इसके लिए हमें क्या करना है? वी शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, वी शुड यूज द सैनिटाइजर, वी शुड ऑलवेज वेयर द मास्क एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग वेदर वी आर इन स्कूल और एनी अदर पब्लिक प्लेस. चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. इन दिस चैप्टर of business studies 11th standard, the chapter we are currently continuing is the source of business finances. In this chapter we have covered up what exactly business finance is, concept of business finance, and what are the sources internally, externally, borrowed funds, owner funds, international source of financing till now. हम लगभग अभी तक अपने वीडियोस में, चाहे बोर्ड वीडियो हो, स्लाइड्स वीडियो हो, हम अपने ऑलमोस्ट सभी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस खत्म कर चुके हैं. अब हम जिस फैक्टर पे बात करने वाले हैं आज वो ये है कि अब इतने सारे सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन सोर्सेस को सिलेक्ट हम किस तरह से करेंगे. मींस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. Factors kept in mind while selecting the sources. यानी जब भी हम बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज को सिलेक्ट करें, चाहे ओनर फंड हो, बोरोड फंड हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, लीज फाइनेंसिंग, नो मैटर व्हाट, ठीक है, तो हम किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस प्रपोर्शन के लिए विच ऑफ द सोर्स इज मोस्ट पोटेंशियल एंड विल बी द एफिशिएंट. और इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हम सिलेक्ट करेंगे, या पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स? देखिए, आप कहीं से भी फंड रेज कर रहे हैं, आप कहीं से भी फाइनेंस लेना चाहते हैं बिजनेस में, तो अल्टीमेटली कुछ तो अमाउंट आपका खर्च होगा ही होगा, बिकॉज पूरी प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, एंड वो आपका खुद का खर्चा है. तो आप जब कोई भी मोड ऑफ फाइनेंस या कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके कॉस्ट को एनालाइज करें, आप उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करें. फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स के बारे में, और कोई भी ले लीजिए, लोन की बात ले लीजिए, ठीक है. मैं क्या करता हूं, मैं कंपेयर करता हूं इक्विटी शेयर्स को एंड डेब्ट को. तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विटी शेयर इशू करने के लिए पूरा एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, और उसमें जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है. तो अगर आप सूटेबल हैं उस कॉस्ट के लिए तो गो फॉर द इक्विटी शेयर. लेकिन मैं डेब्ट की बात करूं, डिबेंचर की बात करूं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो कंपैरेटिवली ये जो है इनकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है. तो इस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कि to what kind of source we are going to adapt for to fulfill the requirement of investment in our business. तो पहला फैक्टर जो हम ध्यान में रखते हैं वो होती है कॉस्ट, कि कॉस्ट किसकी ज्यादा, कॉस्ट किसकी कम, ये हम इवेल्युएट करते हैं. उसके बाद हम लेकर के आते हैं अपने लिए बेस्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सेकंड बात करूं, सेकंड इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म. फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ फर्म. देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको अपने फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. यू नीड द फाइनेंस and you also need to understand, and you also need to select only that particular source of finance that would be suitable as per the financial suitability of your firm. जितना आपकी फर्म अफोर्ड कर सके, जितना आपकी चादर में जगह हो, पैर आपको उतनी फैलानी चाहिए. तो जैसे ही जितनी आपके फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, उतना ही फाइनेंस आपको रेस करना चाहिए, और उस सोर्स से रेस करना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए सुटेबल हो, ठीक है. पहला पॉइंट था मेरा कॉस्ट, सेकंड पॉइंट हुआ मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, और उसके बाद थर्ड इन द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म, और ये हमने पढ़ा भी है. थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स एंड वेरीज ऑन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन.
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने सेकंड चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स विल इफेक्ट आवर चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की चॉइस को हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इफेक्ट करेगा। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगराइजेशन की बात करूं तो हमारा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली, कंपनी, कोऑपरेटिव, ये कुछ हमारे काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको कंपेयर करवाऊं तो सोर्स जो आपका सोल प्रोप्राइटर है वो आपका सिंपल रिटेन अर्निंग से चल जाएगा, आप ट्रेड क्रेडिट लो आपका चल जाएगा, छोटे फाइनेंस से आपके आपका सोल प्रोप्राइटर का काम चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको इक्विटी शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में आपका काम ट्रेड क्रेडिट से नहीं चलेगा, कंपनी में आपको इक्विटी शेयर इशू करना ही पड़ेगा। तो यानी कि जितनी बड़ी फर्म, जितना बड़ा आपका प्रपोर्शन, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सोर्सेस को सिलेक्ट करें वाइजली। पार्टनरशिप के लिए कुछ और हो सकता है, जॉइंट फैमिली के लिए कोई और रिक्वायरमेंट है, कोऑपरेटिव के लिए रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है एंड वी सिलेक्ट द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ओनली विद दैट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा, फॉर्म उसका अलग है, इम्प्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा, और हम सपने देख रहे हैं कि दैट हमें कोई और पर्टिकुलर सोर्स सिलेक्ट करना है, तो वो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड भी हम देखते हैं। टाइम पीरियड कैसे, क्योंकि देखिए जब मैंने आपको एक चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के क्लासिफिकेशन में दो तरीके से मैंने क्लासिफाई किए थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे हमारे जो फाइनेंस आ जाते हैं वो तीन तरह के हो जाते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अनदर वन इज लॉन्ग टर्म एंड द मिड टर्म। ठीक है, तो यानी कि आप ये भी चेक करते हैं कि आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस तरह से है। आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, you need the long term finance or the mid term finance, and that is as per your requirement. Either you will have to invest that money in the fixed capital requirement or for the working capital requirement. अब जैसे आपको फिक्स असेट खरीदना है, आपको बस खरीदनी है, आपको कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, लैंड खरीदना है, प्लांट सेटअप करना है, तो इन दैट केस यू विल गो फॉर आइदर फॉर द मिड टर्म फाइनेंस और द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बट इफ यू नीड मनी फॉर द if you need money for the current assets or the working capital requirement, तो in that case you will go for the short term finances। ठीक है, तो इस वजह से टाइम को भी हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी टाइम लिमिट हमारे लिए सुटेबल रहेगी while selecting the sources of business finance। तो फोर फैक्टर्स हमने पढ़े that we have to keep in mind while selecting the source of business finances। The very first was cost, second one was financial capacity of the firm, third one was sources of business organization, and the fourth one is time period। ठीक है, इसके बाद रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, रिस्क इज द फैक्टर दैट वी कैन नॉट डिनाई इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी डिनाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल की बात करूं, डिबेंचर्स में अगर हम डेब्ट लेते हैं या फिर हम कोई भी और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं या हम बोरोड फंड्स पर रिलाई कर रहे हैं, तो बोरोड फंड में आपका रिस्क ज्यादा है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप उसको रिटर्न नहीं दे पाते हैं तो आपकी कंपनी के या आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट पे क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पे ओनर्स फंड को चूज करते हैं एज टू प्रोवाइड द सोर्सेज, एज टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू योर बिजनेस, तो वहां पे आपके पास ये रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो जो भी सोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रिस्क एनालाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली रिस्क एनालाइजेशन आपके बिजनेस एग्जिस्टेंस में हेल्पफुल है। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्क इन्वॉल्व के बाद कौन सा पॉइंट है हमारा, उसके बाद कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल कैसे, हम जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ले रहे हैं कहीं इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल डाइल्यूट तो नहीं हो जाएगा, यानी कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी कि हमारा उसका उस फाइनेंस की वजह से हमारा जो कंट्रोल था हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे वही हाथ में चला गया। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अगर आपकी इक्विटी शेयर्स की रिलायबिलिटी ज्यादा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इक्विटी शेयर की ओनरशिप में कंपनी का कंट्रोल हाथ से जा सकता है। तो आपको कंट्रोल फैक्टर भी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल फैक्टर के बाद हम आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी टर्म का मतलब क्या है? देखिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या तो वर्किंग कैपिटल के लिए या फिक्स कैपिटल के लिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सोर्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप उस फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकें। आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जैसे लोन फ्रॉम बैंक या कॉमर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हम लोन उठाते हैं, तो उस केस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, यानी बोरोड फंड्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन ओनर फंड में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सोर्स को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद असेट्स क्लेम की बात की गई है। असेट्स क्लेम, असेट्स क्लेम की बात कहीं कोई ऐसा हमें ये भी चेक करना है कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम ले रहे हैं कहीं वो हमारे एसेट्स पे क्लेम तो नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, और अगर हम उसे पे करने में के कैपेबल नहीं है, तो उस केस में हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स पर क्लेम किया जा सकता है। और एट लास्ट हम ऑर्गेनाइजेशन, हम सोर्सेस में देखते हैं कि कौन सा सोर्स हमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं while selecting the sources of business finance. After that, I am going to show you some case studies of this chapter. This chapter we have finished. If you have any query regarding this, you can ask in the comment section or in the live class too. Thank you, students. जैसा मैंने पहले भी कहा था, have a very wonderful day. Stay home. Hello students, in the previous part of the video I told you about factors kept in mind while selecting the source of business organization. यानी कि जब भी हम कोई सी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान हमें वहाँ पे रखना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर्स की टॉपिक से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़। चलिए शुरू करते हैं। अपनी पहली केस स्टडी से क्या कहती है अपनी पहली केस स्टडी। इस केस स्टडी में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। इस केस स्टडी में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट हमें ढूंढने हैं अपने आंसर। जैसे कि पहला वाला, इट इज़ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इट इज़ नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। देखिए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल और रिडीम वाले टर्म जहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इसका आंसर इक्विटी शेयर से क्यों? बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर द शेयर, जो इक्विटी शेयर वो पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होते, वो रिडीम तभी कराए जा सकते हैं जबकि कंपनी बंद हो रही हो। ठीक है। सेकंड, इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। यानी कि ये फैसिलिटी देता है गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज की, जहाँ पे आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करना पड़ता, आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट। बिकॉज ट्रेड क्रेडिट में एक जो सप्लायर है वो ट्रेडर को क्रेडिट ग्रांट करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक प्रॉमिस होता है जिससे कि आप अपने उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के पेमेंट को डिले कर सकते हैं। थर्ड, सी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी द कैपिटल इज रिफंडेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। यानी जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इस तरह के पेमेंट इक्विटी शेयर से पहले और डिवेंचर के बाद दिए जाते हैं। तो इक्विटी शेयर से पहले और डिवेंचर के बाद, देखिए डिवेंचर में तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसके लिए तो लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन इक्विटी शेयर से पहले दिया जाने वाला जो कैपिटल है वो होता है आपका प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर से ऊपर, दैट्स वाई। डी देखते हैं, डी क्या है। This source put a permanent obligation on the company to pay interest every year irrespective of profits. ठीक है, यानी कि ये जो सोर्स है ये एक परमानेंट ऑब्लिगेशन लगा देता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा अप्लाई होता है इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। ई क्या कहता है, देयर होल्डर्स एंजॉय राइट टू वोट एंड कंट्रोल द कंपनी। इक्विटी शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर जिसके पास होते हैं, जिसके पास वोटिंग राइट भी होता है और एक कंपनी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एफ क्या है, दिस सोर्स इन्वॉल्व फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देखिए फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, फ्लोइंग का मतलब होता है डालना। ठीक है, यानी कि आप प्रॉफिट को वापस डाल रहे हैं, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में क्या है, जो प्रॉफिट हमने यूज़ किया है हम उसी प्रॉफिट को आगे फर्दर अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो
कुछ इस तरह की भी केस स्टडी पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है देखेंगे एक बार। ABC Limited is planning to expand their business and need money. The finance manager, the finance manager reported that company is not in position to bear extra burden of paying interest, and equity share holders insisted not to issue more share as there is risk of losing control on issue of new shares in the market. कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो अब उधार पैसा नहीं ले सकती बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके इक्विटी शेयर ने उसे इंसिस्ट किया है, रिक्वेस्ट की है कि और ज़्यादा इक्विटी शेयर नहीं इशू करें, नहीं तो कंपनी की ओनरशिप भी हाथ से जा सकती है। तो सजेस्ट द सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन अबव केस। देखिए इस केस में क्या है, सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो आपका हो सकता है लोन ले नहीं सकते, डिबेंचर ले नहीं सकते, इक्विटी शेयर का होगा नहीं, ठीक है, कंडीशन अगर इतनी अच्छी होती तो रिटेन्ड अर्निंग यूज कर लेते। तो इस केस में क्या लिया जा सकता है, इस केस में पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प ली जा सकती है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट जो पब्लिक से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं क्या, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। जिससे कि क्या है, आप ऑब्लिगेशन से बाहर हो जाएंगे और आप उस मनी को इंस्टेंट अपने बिजनेस में यूज़ कर पाएंगे। इसके दो बेनिफिट्स लिखने हैं, बेनिफिट्स आप लिखेंगे बुक से देख करके, उसको समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC लिमिटेड इज एन ऑटो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। The company has issued equity and preference shares to meet its requirement। यानी कंपनी ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू किए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैव नॉट बीन कंसीडर्ड एट ऑल, और कोई सोर्स को कंसिडर नहीं किया गया। दिस हैज रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर पर डिपेंड होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, ठीक है। एज डिविडेंड ऑन शेयर्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनकम, क्योंकि जो शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है उस पर टैक्स रिडेम्पशन नहीं मिलता। स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन गिव बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग। देखिए यहाँ पे इसने क्या है, ओनर फंड यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसे सोर्सेज बताने हैं जो टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए बोरोड फंड्स आपके टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक हैं। अगर इस तरफ फाइनेंस की तरफ हम जाते हैं तो उससे टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि स्टेट अदर टू फैक्टर्स विच आर केप्ट इन माइंड फॉर सिलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे सोर्सेज हमें चेक करने थे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स सेविंग, ठीक है। और दो फैक्टर्स हमको लिखने हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं हम, राजीव फैशन, एक क्वेश्चन है देखेंगे। Rajiv Fashion, a reputed garment manufacturing unit, needs to find its day-to-day expenses like wages, rent, maintaining stock of raw material, etc. The owner approaches raw material supplier to give them credit for 2 months. राजीव गया कि भैया मुझे 2 महीने के लिए क्रेडिट दे दो, so that he can get cloth for making garments without making immediate payment, जिससे कि immediate payment के बिना वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अब देखिए इमीडिएट पेमेंट किस में आता है, इमीडिएट पेमेंट आपका किस में आता है मैं बताऊंगा केस के बाद। द सप्लायर्स मेड एन इंक्वायरी रिगार्डिंग राजीव एंड फाउंड दैट हिज रेपुटेशन ऑफ गिविंग पेमेंट इज नॉट वेरी गुड, इन पास द लैंडर्स वर नॉट हैप्पी। तो जो आपका ट्रेडर था उसको ये पता चला कि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है रिपेमेंट की, और उसके जो पास लैंडर्स थे वो खुश नहीं थे इससे। तो क्वेश्चन क्या है इसके, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। व्हाट सोर्स ऑफ फाइनेंस राजीव इज ट्राइंग टू गेट इन अबव केस। यानी इस केस में राजीव कौन सा बिजनेस फाइनेंस का सोर्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। सोर्स यहाँ पे जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है वो है आपका ट्रेड क्रेडिट। ये क्या है आपका ट्रेड क्रेडिट, बिकॉज ट्रेड क्रेडिट में ही जो सप्लायर है वो अपने ट्रेडर को वो क्रेडिट एक्सटेंड करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, शुड द रॉ मटेरियल सप्लायर ग्रांट क्रेडिट टू राजीव फैशन हाउस। क्या जो जो सप्लायर है उसको क्रेडिट दे देना चाहिए राजीव फैशन हाउस को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसकी जो
मार्केट कंडीशन है वो ठीक नहीं है और उसका पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट केवल उसी सिचुएशन में दिया जाता है जिनका पेमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और है, एक केस और बचा है हमारे पास। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द फॉलोइंग केस एंड ऑल्सो स्टेट वन मेरिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना है, मेरिट भी लिखना है। इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। देखिए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल में या तो आपका रिटेन्ड अर्निंग आएगा, ठीक है, या शेयर्स आएंगे। तो दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं और उसका एक बेनिफिट लिख सकते हैं। बी, इट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट की बात आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड क्रेडिट। आगे देखते हैं। दिस सोर्स पुट्स परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। इस सिचुएशन में क्या है, एक ऑब्लिगेशन आ जाती है और उस ऑब्लिगेशन में इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, डिबेंचर्स। For D, their holders do not enjoy voting rights through they have the status of owner. प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के पास शेयर होल्डर की तरह ओनर होने का राइट तो रहता है, लेकिन ये वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते। तो ये थी केस स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।